हेलो गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन आवर। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को। तो मेरा नाम है संजीव कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट विच द प्रपोजल ऑफ अ इम्पीचमेंट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ अ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो देखिए ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जस्टिस रामास्वामी। इनका जो पूरा नाम है वो है वीरास्वामी रामास्वामी, ये इनका पूरा नाम है। इनके ऊपर एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया गया था, यानी कि महाभियोग चलाया गया था, और वो लोकसभा में जो पेश किया गया था वो किया गया था 10 मई 1993 को। लोकसभा में वोटिंग हुई थी और उस पर चर्चा हुई थी किनके, जस्टिस रामास्वामी के लिए, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन मार्च 2019 द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको कि IAMI के नाम से जानते हैं, इंट्रोड्यूस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द जनरल इलेक्शन 2019। Option A is voluntary code of conduct, option B is precautionary code, option C is list of jobs to be done and option D is polling list center। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following article of the Constitution of India is related to the Uniform Civil Code। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा मैं आपको। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 पढ़ा होगा। पार्ट 4 में क्या है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, अगर DPSP की मैं बात करता हूं तो जो DPSP लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। DPSP कहां से कहां तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 जो है वो किसके साथ डील करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ डील करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसको आप याद रखिए, यानी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है आर्टिकल नंबर 44। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44। यहीं पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, आर्टिकल नंबर 40 भी पढ़ लीजिए। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम का गठन। ठीक है, आप ये याद रखिए, आर्टिकल नंबर 40 DPSP का और आर्टिकल नंबर 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। ऑप्शन ए इज इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इज श्री महावना भंडार नायके, एंड ऑप्शन सी इज गोल्डा मेयर, एंड ऑप्शन डी इज एलिजाबेथ डोमिटियन। नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए इज इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इज सीरी मावो भंडार नायके, एंड ऑप्शन सी इज गोल्डा मेयर, एंड ऑप्शन डी इज एलिजाबेथ डोमिटियन। बताइए, आपको नाम बताना है जो कि पहली प्रधानमंत्री रही थी, दुनिया की पहली प्रधानमंत्री। तो जो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी उनका नाम था सिरी मावो भंडार नायके। आपने इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम सुना होगा, एस भंडार नायके। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। श्रीलंका से बिलोंग करती हैं और ये श्रीलंका में प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, और अगर मैं इनका टाइम पीरियड की बात करता हूं तो सबसे पहले ये 1960 में वहां पर रही थी, 1960 से लेकर के 1965 तक रही थी। फिर उसके बाद वहां पर ये रही थी 1970 से लेकर के 1977 तक रही थी। फिर इसके बाद इनका एक और टाइम पीरियड था, वो था 1994 से लेकर के 2000, यानी कि इनका जो है 3 बार टेन्योर रहा था श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर पद पर, यहाँ की वहां पर इन्होंने सेवा दी थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको याद रखिए, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, द आइडिया ऑफ द रेजिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। बताइए कहां से ड्राइव्ड की गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो हमने किस के संविधान से ली हैं।
बताइए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, या अमेरिका के संविधान से लिए हैं, या फिर कनाडा के संविधान से लिए हैं, या फिर जापान के संविधान से लिए हैं? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी कि अगर रेजिडुअल पावर्स की बात करता है तो कनाडा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी आता है कि केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल बनाए जाते हैं, यानी कि जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो भी कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये आप याद रखिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द ईयर 1978 the amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of the property as a fundamental right। वर्ष 1978 में संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। बताइए, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिससे कि मौलिक अधिकार को खत्म करके एक लीगल राइट बना दिया गया था, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, यानी कि संपत्ति के अधिग्रहण को एक लीगल राइट बना दिया गया था। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक फंडामेंटल राइट था, फिर बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट के बाद उसे लीगल राइट बना दिया गया। आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए, आपको मैं एक अमेंडमेंट बताता हूं, 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट। ये दोनों अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया था, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए गए थे, इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिए गए थे 42nd में, कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया था। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि 44। देखिए, संपत्ति का अधिकार यानी कि 19(1)(f), ये एक आर्टिकल था और एक आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 31। इन दोनों को हटा दिया गया था इस अमेंडमेंट के तहत, और इसको एक मौलिक अधिकार की जगह पर एक लीगल राइट बना दिया गया था। यानी कि ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर इसके बाद इसको बना दिया गया था लीगल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया था और इन दोनों आर्टिकल्स को हटा दिया गया था। आर्टिकल नंबर 19(1)(f) को हटा दिया गया था और आर्टिकल नंबर 31 को हटा दिया गया था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों संबंधों का उल्लेख किया गया है? In which part of the Indian Constitution are center-state relation mentioned? Option A is part 11th, Article 245 से लेकर के 255. Option B is part 4th, Article 227 से लेकर के 234, and option number C is a part 10, Article 234 से लेकर के 240, and इसका जो D ऑप्शन है वो है part 12। बताइए, कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट 9th यानी कि पार्ट 11th जो है वो तो सेंटर स्टेट का रिलेशन है ही, उसमें कोई वो नहीं है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन है। ठीक है, ये जो है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। ये मैं आपको बता देता हूँ ये किस किस में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स हैं इसके। देखिए, पहला जो है वो है लेजिस्लेशन रिलेशन। ठीक है, आप इसको याद रखिए। दूसरा जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, और तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल। ठीक है, सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। देखिए, अगर मैं लेजिस्लेशन की बात करता हूं तो लेजिस्लेशन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 255 तक है। ये मैंने आपको बताया है लेजिस्लेशन के लिए। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 256 से लेकर के 263 तक है।
यानी कि आर्टिकल नंबर 256 से लेकर के 263 तक है। अगर मैं फाइनेंशियल रिलेशन की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 268 से लेकर के 293 तक है। ठीक है, ये आप तीन चीज याद रखिए, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन को जो है वो तीन भागों में बांटा गया है। लेजिस्लेशन यानी कि लेजिस्लेचर रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या फिर फाइनेंशियल रिलेशन, ये तीन रिलेशन है। इनके कभी आर्टिकल भी अगर पूछ ले आपसे तो आपको बताना है कि लेजिस्लेशन जो रिलेशन है उसमें आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 256 से लेकर के 263 तक है। अगर मैं फाइनेंशियल रिलेशन की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 268 से लेकर के 293 तक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स द इक्वल जस्टिस एंड अ फ्री लीगल एड फॉर द ऑल सिटीजन्स। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, देखा भी गया है। देखिए आपको मैं यहां पर बताऊंगा आर्टिकल नंबर 39 ए आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 32 मैं आपको यहां पर बताऊंगा और आर्टिकल नंबर 48 ए आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 39 ए में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस के बारे में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसके बारे में लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगर देखिए मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 32 की, तो देखिए आर्टिकल नंबर 32 में क्या लिखा है, ये जो आर्टिकल है वो है किस चीज से रिलेटेड है, रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपने इस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है तो आप भूल कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 32 में आपने सुना होगा कि 5 रिट हैं इसमें। वो कौन कौन सी रिट हैं आपको पता होना चाहिए। पहली है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टेररी एंड कोवरेंटो। ये जो है 5 रिट हैं। इन 5 रिट को जारी किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट हैं, आप इनको एक एक करके पढ़ लीजिए। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो एंड सर्टेररी, 5 रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48 ए की। तो देखिए आर्टिकल नंबर 48 ए जो है वो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर यहीं पर आप पढ़ लीजिए, आर्टिकल नंबर 39 बी क्लॉज बी और आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी। 39 बी जो है वो बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस की, यानी कि आर्थिक न्याय की। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में लिखा हुआ है डीपीएसपी में, बट लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस कहीं देखने को नहीं मिलता है, वो अलग बात है। यहाँ पर है सोशल जस्टिस, यानी कि आर्टिकल नंबर 39 सी में है सोशल जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय भी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। किसी के पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, देखने को कहीं नहीं मिलता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 39 ए में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर्टिकल of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament and the State Legislature। आर्टिकल 314 है या आर्टिकल 324 है या आर्टिकल 341 है या आर्टिकल 342 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। वो कौन सा आर्टिकल है बताइए। चुनाव आयोग से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल पूछा है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत देख के लगा देंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 में ये साफ साफ लिखा हुआ है चुनाव के लिए। ठीक है, यहीं पर आप पढ़ लीजिए आर्टिकल नंबर 341 और आर्टिकल नंबर 342। ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये रिलेटेड हैं एससी, एसटी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटीज। यहां पर बात की जाती है माइनॉरिटीज, एससी, एसटी और ओबीसी के स्पेशल प्रोविजन की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससी, एसटी
एंड माइनॉरिटीज या ओबीसी का जो स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आपको बताना है आर्टिकल नंबर 341 एंड आर्टिकल नंबर 342। ये दोनों रिलेटेड हैं स्पेशल प्रोविजंस टू द एससी एंड एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर आप एक और आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल नंबर 314A। ये किस चीज से रिलेटेड है, आपने पढ़ा भी होगा, आर्टिकल नंबर 315 पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 312। बताइए जल्दी से आर्टिकल नंबर 312 में क्या है और आर्टिकल नंबर 315 में क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्टिकल नंबर 341A में 314 में आपको बता देता हूं, ये आर्टिकल जो है रिलेटेड है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो नौकरियां होती हैं, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं, स्टेट पीएससी हुआ या फिर यूपीएससी हुआ, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 314। तो आप ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द लोकसभा इज। हालांकि अब तो ये खत्म कर दिया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितने मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड, लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। अगर आपसे पूछता है राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए हु डिसाइड्स ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल? ऑप्शन ए इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी इज स्पीकर। बताइए, देखिए आपने 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि एक अमेंडमेंट किया गया था, 52nd का अमेंडमेंट, यानी कि 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, और एक शेड्यूल जोड़ा गया था, यानी कि 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। इस शेड्यूल में था क्या? इस शेड्यूल में था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए क्वेश्चन हमसे यहां पर यह पूछा गया है कि कौन डिसाइड करेगा कि लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसकी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? कौन डिसाइड करेगा? प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, या प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, या वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, या फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्पीकर की पावर ज्यादा होती है, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, वो डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पंचायत, ग्राम पंचायत? अभी ग्राम पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए एक आर्टिकल आपने सुना होगा, आर्टिकल नंबर 243, जिसमें कि इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत है। इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ये आपने आर्टिकल नंबर सुना होगा। आपने पार्ट के बारे में भी सुना होगा, पार्ट नंबर 9 जो है वो पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं पार्ट नंबर 9 ए की बात करता हूं तो ये जो है म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ये मैंने आपको कल ही कराया है, काफी अच्छी तरीके से कराया था, तो आप जाके दूसरा लेक्चर जो पिछला वाला लेक्चर है उसको देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 साल। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी कि कितना टर्म होता है, तो 5 साल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर द इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए। पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो था इम्पीचमेंट ऑन अ चीफ जस्टिस, यानी कि जो जस्टिस हुआ करते थे उनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस था। यहाँ पर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो है प्रेसिडेंट के लिए। आपको बताना है कि किस आर्टिकल में है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल नंबर 54 के बारे में, आर्टिकल नंबर 51 के बारे में और आर्टिकल नंबर 63 के बारे में, और एक बताना चाहूंगा मैं आपको आर्टिकल नंबर 61 के बारे में। देखिए एक एक करके बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 54 में साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 54 में। अगर मैं आर्टिकल नंबर 51 की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
यही सिर्फ एक आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। किसकी बात करता है भैया? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये आप याद रखिए, बहुत फेमस आर्टिकल है, पूछा ही जाता है आर्टिकल नंबर 51, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया है। एक मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 63 की। तो आर्टिकल नंबर 63 में हमारे यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है कि देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, यानी कि उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल नंबर 61 में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। आर्टिकल नंबर 61 में लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग, ऑन प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 61 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने आर्टिकल नंबर 51 उम्मीद करता हूं पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 को भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बताइए भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था? 1961 में किया गया था, 1960 में किया गया था, 1951 में किया गया था या 1954 में किया गया था? The Constitution of India was amended for the first time in which year? आपको आंसर बताना है किस ईयर में किया गया था। तो 1951 में किया गया था पहला संविधान संशोधन, जिसमें कि हमने क्या जोड़ा था? आपको आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था, बताइए। चलिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइए। Which article of the Constitution of India provides that the each Indian state will have a governor? अब आप जल्दी से बताइए कि हर एक स्टेट में गवर्नर होंगे, ये हमने किस संविधान से लिए गए हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, या ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, या फिर कनाडा के संविधान से लिए गए हैं? आप कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए, आपको मैं यहाँ पर एक आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल नंबर 151, जो कि CAG से रिलेटेड है। CAG कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आर्टिकल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आर्टिकल नंबर 152 बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 152 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 152 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 52 में। अगर यहाँ पर आर्टिकल नंबर 50 भी दिया हुआ है तो वो भी जान लीजिए। आर्टिकल नंबर 53 क्या होता है? तो आर्टिकल नंबर 53 होता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स के लिए, यानी कि हर एक स्टेट में गवर्नर हुआ करेंगे। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो करेक्ट है। 153 के बाद आप एक और आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल नंबर 154। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है। किस चीज से रिलेटेड है? ये गवर्नर्स की पावर से रिलेटेड है, यानी कि जो गवर्नर्स की जो पावर्स होती हैं, ठीक है, गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है ये आर्टिकल। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 154 और आर्टिकल नंबर 153। 153 क्या है? हर एक राज्यों में, इंडियन स्टेट में गवर्नर होंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? राज्यसभा को कहा जाता है, ग्राम सभा को कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है, या स्टेट असेंबली को कहा जाता है, यानी कि राज्य की विधानसभा को कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही लगा देंगे, लोकसभा। लोकसभा को हम लोग डिसॉल्व्ड हाउस भी बोल देते हैं। ठीक है, लोकसभा को टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि इसके हर मेंबर्स का इलेक्शन होता है हर 5 साल बाद। लेकिन राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स का एक साथ तो इलेक्शन नहीं होता है और ये नहीं कभी डिसॉल्व होती है। ठीक है, अगर पॉपुलर चैम्बर की बात करेंगे तो वो होता है लोकसभा। पॉपुलर चैम्बर का यहाँ पर मतलब है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस असेंबली में है, राज्यसभा में है या लोकसभा में है? तो लोकसभा में आपको पता होगा 552 है टोटल मेंबर्स। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो 545 है प्रेजेंट में। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल है 552 एंड अभी प्रेजेंट टाइम पर कितने हैं? 545 है। आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 मेंबर्स को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अभी ये प्रोविजन हटा दिया गया है। ठीक है, आप ये याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, यानी कि अगर कोई नया स्टेट बनाना हो तो वो कौन बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास इतनी पावर होती है जो कि एक नया स्टेट बना सकता है या किसी की बाउंड्री को इधर से उधर कर सकता है। ठीक है, तो आप बताइए किस आर्टिकल के तहत वो बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल करके कोई भी नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है या उसकी बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रूल के बारे में पूछा गया है, बहुत हैवी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी होता क्या है कि एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल आईएएस लेवल वाले, यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता पूछने का। आप फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर इसका सी हो जाएगा। रूल्स के बारे में पूछा गया है, यानी कि जो लोकसभा के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया है वो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि पंचायती राज सिस्टम का चुनाव होने वाला है। 15 तारीख को चुनाव है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए जो प्रत्याशी है वो लगाए पड़े हैं जोर, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं इधर से उधर। चलिए, ये बच्चों का बहुत एंजॉयमेंट वाला समय हो जाता है, बच्चे बहुत मजे लेते हैं इस समय पर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आवर। आपने एक टर्म पढ़ा होगा जीरो आवर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकाल। क्या होता है शून्यकाल? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है, द टाइम इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्न काल के समय के बाद वाला जो समय होता है वो वाला समय शून्य जीरो आवर होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, द टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ऑप्शन सी दिया हुआ है, द टाइम इन द लास्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है, द टाइम बिफोर द क्वेश्चन आवर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ये जो है क्वेश्चन आवर का जो टाइम पीरियड होता है उसके जस्ट बाद वाला जो समय होता है वो होता है शून्यकाल। देखिए शून्यकाल में होता क्या है, शून्यकाल में जो व्यक्ति होते हैं, जो संसद में जो सांसद बैठे होते हैं, उनको एकदम फ्री ऑफ फ्रीडम होती है कि वो कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को उठा सकते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के मुद्दे को उठा सकते हैं शून्यकाल में। यहाँ पर आपको 10 दिन पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप डायरेक्टली, लेकिन होना चाहिए वो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर स्पेशल मुद्दा नहीं है आपने उसको उठा दिया, आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है तो आप उठा सकते हैं उसको शून्यकाल में। इसमें इतना ही होता है जीरो आवर में। और एक और खास बात यह है कि अगर हमारी इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये एक खूबसूरती देखने को मिलती है कि वहां पर हमारे इंडियन पार्लियामेंट में जीरो आवर का भी रखा गया है। ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट से अलग करते हैं, यानी कि अगर हम किसी और पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो उससे हमारी इंडियन पार्लियामेंट को अलग करते हैं। कौन अलग करता है? जीरो आवर जैसे जो टाइम पीरियड होते हैं, यानी कि शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट का एक यूनिक फीचर है, ये आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। Who takes the final decision on the whether a bill is a money bill or not? कौन कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं, वित्त मंत्री लेते हैं, स्पीकर लेते हैं या वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए ठीक ही है, या फिर प्राइम मिनिस्टर लिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति, इसको करेक्ट कर लीजिए। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं ये, ठीक है। बताइए, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगर मैं मनी बिल के बारे में बात करता हूं तो मनी बिल जो है आर्टिकल नंबर 110 में लिखा हुआ है मनी बिल के बारे में, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर फेमस ये पूछी जाती है कि मनी बिल को किस सभा में पेश किया जाता है। तो मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है।
अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कंपैरिजन कीजिए, तो आप वहां पर इस पॉइंट को डाल सकते हैं कि लोकसभा में मनी बिल को पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, कभी राज्यसभा से शुरू हो ही नहीं सकता है। जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही निर्णय लेते हैं कि मनी बिल है या नहीं, उनका ही अंतिम निर्णय होता है। इसमें न तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ कर सकते हैं, न प्रेसिडेंट कुछ कर सकते हैं, न प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं। स्पीकर जी जो यहाँ पर होते हैं ये पावरफुल होते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में एक और पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि लोकसभा अगर कोई मनी बिल है, देखिए आपको पता होगा जो बिल होते हैं वो प्राइवेट बिल भी होता है और एक सरकारी बिल भी होता है, ठीक है। अगर कोई मंत्री उस बिल को लेके आता है तो उसको सरकारी बिल बोला जाता है, अगर कोई उसको सांसद लेके आता है तो उसको प्राइवेट बिल बोला जाता है, ठीक है। आप इतनी बातें इस बिल के बारे में याद रखिए। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताने वाला था, स्किप हो गया दिमाग से, मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, कि मनी बिल पर देखिए, हाँ याद आ गया, जॉइंट सिटिंग, आपने नाम सुना होगा जॉइंट सिटिंग। आप जल्दी से बताइए कमेंट में जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है, जल्दी से बताइए। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में आप जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जॉइंट सिटिंग मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।